नमस्कार। एक सवाल है, क्या सरकार हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को कभी भी छीन सकती है? आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे ही विवादास्पद प्रावधान आर्टिकल 34 पर बात करने वाले हैं, जो नागरिकों के अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, क्या वो एब्सोल्यूट हैं? मतलब क्या उनकी कोई सीमा नहीं है, या वो हर हाल में हर परिस्थिति में लागू रहते हैं? इसका जवाब हमें संविधान के अंदर ही मिलता है। तो इस कॉम्प्लेक्स संवैधानिक प्रावधान को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम ये देखेंगे कि सेना विधि आखिर है क्या, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है और आज ये कितना प्रासंगिक है, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस शब्द को समझते हैं जो आर्टिकल 34 का कोर है, सेना विधि, जिसे हम मार्शल लॉ भी कहते हैं। आखिर ये होता क्या है? ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है, और मजे की बात यह है कि हमारे संविधान में सेना विधि या मार्शल लॉ शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हालात बहुत बिगड़ जाएं, तो कुछ समय के लिए मिलिट्री रूल नॉर्मल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह ले लेता है। अच्छा, तो मार्शल लॉ की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली, ये सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। दूसरी, ये सरकार और सामान्य अदालतों दोनों को सस्पेंड कर देती है, और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी कीमत पर व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। तो अब सीधा चलते हैं संविधान के उस प्रोविजन पर जो इस सिचुएशन से डील करता है, यानी आर्टिकल 34। ये है आर्टिकल 34 का एक्चुअल टेक्स्ट, जैसा हमारे संविधान में लिखा है। अब इसकी भाषा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, कानूनी जो है, पर इसका सार ये है कि ये संसद को एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। चलिए इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये आर्टिकल आखिर करता क्या है? ये किसे पावर देता है और कैसी पावर देता है? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि यह आर्टिकल एक तरह की कानूनी ढाल, एक लीगल शील्ड का काम करता है। संसद एक स्पेशल कानून पास कर सकती है, जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इस कानून के जरिए उन सरकारी कर्मचारियों या किसी भी और इंसान को कानूनी कार्यवाही से बचाया जा सकता है जिन्होंने व्यवस्था बहाल करने के लिए कोई एक्शन लिया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद की ये पावर अनलिमिटेड है। किसी भी एक्शन को लीगल प्रोटेक्शन देने से पहले 2 सख्त शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है। पहला, वो काम ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया गया हो, और दूसरा, वो काम उसी एरिया में किया गया हो जहां मार्शल लॉ लागू था। ये चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ संसद का पावर स्कोप काफी बड़ा हो जाता है। वे उन कामों को भी लीगली वैलिड बना सकते हैं जो नॉर्मल सिचुएशंस में इलीगल होते। और ये पावर, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के बाद भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोटेक्शन बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि मार्शल लॉ के दौरान भी हेबियस कॉर्पस की रिट सस्पेंड नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर किसी को इल्लीगली डिटेन किया जाता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकार खत्म नहीं होता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल बैलेंस है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है वो है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच। लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर ये बहुत अलग है। तो चलिए इस डिफरेंस को क्लियर करते हैं। ये सवाल बहुत कॉमन है और इसका जवाब इनके पर्पस, स्कोप और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में छुपा है। ये टेबल इन दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, मार्शल लॉ का जिक्र आर्टिकल 34 में है, और ये लोकल लेवल पर सिविल गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देता है। वहीं नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लगाई जाती है, जिसका असर पूरे देश पर हो सकता है और इसमें सरकार चलती रहती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग AFSPA को भी एक तरह का डी फैक्टो मार्शल लॉ मानते हैं, पर लीगली ये दोनों अलग चीजें हैं। AFSPA में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता रहता है, बस आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं, जबकि मार्शल लॉ में तो मिलिट्री ही एडमिनिस्ट्रेशन बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो अब जरा इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि भारत में मार्शल लॉ का इतिहास कैसा रहा है और आज के समय में इसकी रेलेवेंस क्या है। इंडिया में मार्शल लॉ का इतिहास काफी डार्क रहा है, खासकर कॉलोनियल रूल के दौरान, जब इसे एक टूल ऑफ रिप्रेशन की तरह इस्तेमाल किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में जो मार्शल लॉ लगाया गया था, और वो क्रॉलिंग ऑर्डर जैसा इनह्यूमन ऑर्डर,
ये सब इसकी क्रूरता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत में फॉर्मली कितनी बार मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया है? जवाब है 0, एक बार भी नहीं। और ये दिखाता है कि ये कितना एक्सट्रीम स्टेप है जिसे हमारी डेमोक्रेसी ने हमेशा अवॉइड करने की कोशिश की है। ये एक लैटिन मैगजीम है, सैलुस पॉपुली सुप्रेमा एस्ट लेक्स। इसका मतलब है लोगों की सुरक्षा ही सबसे बड़ा कानून है। और यही वो लॉजिक है जो इस तरह के एक्सट्रीम मेजर के पीछे दिया जाता है कि जब सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स उठाने पड़ सकते हैं। तो आखिर में आर्टिकल 304 हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक डेमोक्रेसी में नागरिक की आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच सही बैलेंस क्या है? ये वो महीन रेखा है जिसे कहाँ खींचना है, इसका जवाब हर जेनरेशन को अपने हिसाब से ढूंढना पड़ता है। और ये बहस आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले थी।